चैनल बेसिक फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो के द्वारा लगातार आपको क्रमशः अगला वीडियो अगला पार्ट आपको मिलते रहेगा। जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगामी वीडियो आप प्राप्त करते रहें। इनके पहले मैंने यहां पर प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध R इक्वल टू हमने जो देखा था, हमने प्रतिरोध का जो सूत्र है वो निकाल लिया था, ML NE स्क्वायर A इंटू टाउ। और इस प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है इनके बारे में हमने जाना। लेकिन सर्किट में जब प्रतिरोध लगा रहता है तो उनको भी हम पहचानना सीखे, जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध का संकेत। तो प्रतिरोध का जो संकेत होता है वो संकेत कैसा होता है इसके बारे में हम देखें तो ये प्रतिरोध का एक संकेत जो है सर्किट में इस तरह से लगा रहता है, इसे कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। और यहां पर एक ऐसा भी आपको मिलता है, ये क्रॉस किया हुआ, इसको कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। और एक और हमको मिलता है ये प्रतिरोध में, ये इस तरह से, और यहां से एक टैपिंग निकला होता है, इसको विभाजक के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरह से हमने प्रतिरोध के बारे में पूरी तरह से हमने देखा कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, जिसमें हमने चार बातें मुख्य रूप से लिया। प्रतिरोध उस तार की जो चालक तार है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तीसरा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, और चौथा ताप डिपेंड होता है श्रांति काल पर। तो हम दूसरा इसमें हम देखना ये चाहते हैं कि हमारे अगला भाग क्या है, बिल्कुल शॉर्ट हम लेते हैं जो कॉम्पिटिशन में आपके काम आते हैं। तो प्रतिरोध का जो दूसरा आर्टिकल्स हम पढ़ना ये चाहेंगे कि चालकता, कंडक्टिविटी, तो यहां पर हम कह सकते हैं परिभाषा इसका, प्रतिरोध चालकता की हम या चालकत्व तो कहते हैं किसी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे हम कैपिटल G के द्वारा दर्शाते हैं, इसे कैपिटल G के द्वारा दर्शाते हैं, और कैपिटल G इक्वल टू आ जाएगा 1/R। तो ये चालकता, जिस भी चालक पदार्थ में प्रतिरोध जो है कम होगा उसका चालकता अधिक होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं G इक्वल टू इतना, तो हम कहते हैं चालकता बराबर 1/प्रतिरोधकता। तो यहां पर हम देखना ये चाहते हैं, हमारे पास R का वैल्यू है तो G इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये सब मान पलट जाएगा, अर्थात NE स्क्वायर A टाउ अपान ML। ये हमारा इनके लिए जो सूत्र बनेगा चालकता का। तो चालकता डिपेंड अपान उसी प्रकार से, जबकि इसके उल्टा यहां पर होता है। तो इसका हम बीमा की बात करें, बीमीय सूत्र, तो यह बीमीय सूत्र जो होता है वो प्रतिरोधकता का उल्टा हो जाता है। जैसे यहां पर m का एक घात उसमें धन था तो ये ऋण हो जाएगा, l का घात वहां पर धन 2 था वो ऋण 2 हो जाएगा, t का घात वहां पर ऋण 3 था वो यहाँ पर धन 3 हो जाएगा, और a का घात वहां पर ऋण 2 था ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह जस्ट प्रतिरोध की जो बीमा है उसके इसके बीमा से विपरीत आएगा। इसका बीमा होता है M1L2T
-3 और a -2, इसका जस्ट ये उल्टा यहां पर हो जाता है। इसकी इकाई, चलो इसकी इकाई होती है 1/ओम, क्योंकि ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम है तो 1/ओम को हम मो बी कहते हैं या ओम इनवर्स। इसको वैज्ञानिक साइमन के नाम से इसकी इकाई को साइमन भी कहा जाता है और इसके संकेत एस के रूप में भी दिया जाता है। संकेत की भाषा में इसको ओम का उल्टा यानी ओम इनवर्स के रूप में भी लिखा जाता है। आगे जो पढ़ेंगे जिसको कहते हैं प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता, जिस तरह से हमने कहा था कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहली बात तो आता है प्रतिरोध जो है आर डिपेंड करता है किसी भी तार की, चालक तार की लंबाई पर। प्रतिरोध डिपेंड करता है किसी चार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपात पर। अर्थात जो भी प्रतिरोध है मैं 4 बातों पर निर्भर करता है, ये मैंने बताया था कि उसकी लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर और ताप पर। तो इस तरह से हम प्रतिरोध जो है लंबाई और उनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि प्रतिरोध जो है आल्सो डिपेंड अपॉन लंबाई अपॉन क्षेत्रफल, लंबाई और एरिया। तो इस तरह से प्रतिरोध के प्रपोर्शन हटाने के लिए हमने एक स्थिरांक शब्द का उपयोग करते हैं जिसको कहते हैं रो, एल अपॉन ए। तो यहाँ पर रो एक नियतांक है और इस नियतांक को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, प्रतिरोधकता। अर्थात मैं कह सकता हूं प्रतिरोधकता इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो हमारे पास प्रतिरोधकता का सूत्र ये आ गया। अर्थात मैं इसको कहूं कि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अर्थात मैं कह सकता हूं लास्ट में आर इक्वल टू आर इंटू एल। अर्थात इसकी इकाई की बात करूं तो इकाई क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध का हो जाएगा ओम और लंबाई का हो जाएगा मीटर। तो इसकी इकाई क्या आ गया, ओम मीटर। संकेत की भाषा में हम कह सकते हैं कि ओम क्या होगा, ओम मीटर। तो यहां पर ओम मीटर, प्रतिरोध क्या होता है ओम, प्रतिरोधकता क्या हो रहा है ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता को हम किस प्रकार से परिभाषित करें, तो किसी एकांक लंबाई या एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश के मार्ग में रुकावट जो डालता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। यहां पर लंबाई भी इकाई है, क्षेत्रफल भी इकाई है, यानी सारी डायमीटर इकाई का है। तो हम इसकी दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं कि किसी चालक तार के एकांक घन पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी हम कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा रेजिस्टिविटी जो है प्रतिरोध और लंबाई पर निर्भर यहां पर कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं आर इक्वल टू, इसी कारण मैंने आर को आपको अच्छे से बताया था, एम एल अपान होता है एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। यदि मैं ये मान यहां पर रख दूं तो ये आ जाएगा रो इक्वल टू, ये आ गया आर का मान एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ और यहां पर है ए बटे एल। तो मैं समझता हूं कि ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, अर्थात रो का जो न्यूमेरिकल मान आता है एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। कहने का आशय क्या हो रहा है कि प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो प्रतिरोधकता किन बातों पर निर्भर कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट, ये तो आ गया, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन, और एन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां पर कि प्रतिरोधकता क्या होगी, जिस तत्व में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसकी प्रतिरोधकता कम होती है। यही कारण है कि चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है क्योंकि उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होती है। तांबे उसके बाद आता है क्योंकि उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन चांदी से कम होता है, इस कारण से उसका प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रति एकांक आयतन में धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करे वो क्या हो जाता है,
ये कम होता है, इस कारण से वो चालक कहलाता है। तो हम इस तरह से हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर प्रतिरोधकता जो है प्रोपोर्शनल होता है 1 टाउ। टाउ मींस यहां पर हम समझ ले ये ताप पर डिपेंड करता है कि किसी भी चालक का जो ताप यदि बढ़ जाता है, हम देखते हैं कई बार हम ट्रांजिस्टर हम चला रहे हैं और कुछ देर बाद ट्रांजिस्टर में शोर आता है, नॉइस आने लग जाता है। उसका कारण क्या होता है, उनका प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर टाउ क्रांतिकाल कम हो जाता है। क्रांतिकाल कम हो जाता है तो प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। प्रतिरोध में भी देखें, ये प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में कितना सा अंतर है, यहां पर हम देखें तो प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में अंतर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो यहां पर हम देखते हैं इसकी परिभाषा, इनकी परिभाषा। पहले अंतर क्या है प्रतिरोध के, किसी भी चालक तार के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं उसे हम प्रतिरोध करते हैं, जबकि प्रतिरोधकता क्या होता है, किसी चालक तार के एकांक लंबाई, या उसको हम सीधे सीधे बात करें तो एकांक आयतन में जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम क्या करते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। यहां पर प्रतिरोध को दूसरे पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इसको हम आर के द्वारा दर्शाते हैं। दूसरी बात, इसमें हम लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, ये रो के द्वारा दर्शाया जाता है प्रतिरोधकता। दोनों में अंतर हमारा यह है कि प्रतिरोध जो है किसी भी तार किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, जबकि प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करता। देख लो इसके सूत्र में कहीं पर भी लंबाई फैक्टर नहीं आता। मेन डिफरेंस यहां पर यह है कि किसी भी चालक तार के प्रतिरोध उसके लंबाई पर निर्भर करता है, जबकि प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि प्रतिरोध जो है उस तार के क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है, आर है ए, जबकि प्रतिरोधकता में ए का कोई फैक्टर नहीं आता, अर्थात उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता। हम अगला इसका अंतर लिख सकते हैं, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है, जबकि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती। और अगला हमको पूछता है तो भी और लिख सकते हैं, विमीय सूत्र के बारे में हम लिख सकते हैं। विमीय सूत्र क्या हो जाता है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, जबकि ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, एम माइनस 1 एल माइनस 2 टी प्लस 3 और ए प्लस 2। इस तरह से हम अंतर इनमें बता सकते हैं, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में कितना सा अंतर पाया जाता है। और ये महत्वपूर्ण है कि हम जब भी ध्यान देते हैं तो ये क्या प्रतिरोधकता है, क्या हम इसको कैसे स्पेसिफिक फिजिकल इसके सिग्निफिकेंस को कैसे, महत्व को हम समझे। तो यहां पर कहने का आशा है, ये प्रश्न कई प्रकार से आता है, यदि एक तांबे की मोटी तार है और एक तांबे की पतली तार है, दोनों की लंबाई समान है, तो यहां पर आपको पूछा जाता है कि किसका प्रतिरोध जो है ज्यादा होगा, पतले तार का या मोटे तार का। तो सिंपल सी अर्थ है, पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा मोटे तार का। लेकिन दोनों की लंबाई समान है, एक पतला है और एक मोटा है। लेकिन आपसे ये दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि क्या उसके प्रतिरोधकता में भी अंतर पाया जाएगा, तो आपका जवाब क्या होगा, क्योंकि दोनों की लंबाई समान है, पतले तार है और एक मोटे तार है, दोनों एकांक लंबाई की है, तो वहां पर प्रतिरोधकता में कोई अंतर नहीं पाया जाएगा। चाहे पतले तार हो मोटे तार हो, दोनों की लंबाई यदि समान है तो प्रतिरोधकता क्या होगा, उतना ही होगा। इसी कारण कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है कि एक तांबे की तार पतला मोटा है, ऐसे प्रश्न, नया नया प्रश्न आपको बनाकर पूछते हैं। अगला आर्टिकल होता है विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। विद्युत चालकता क्या होता है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं, प्रतिरोधकता के उल्टा। तो यहां पर हम कहते हैं, मान लो इसको हम सिग्मा के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1/रो। रो मीन्स प्रतिरोधकता और सिग्मा मीन्स विद्युत चालकता। चूंकि हमने देखा कि रो का जो सूत्र हमने निकाल लिया है वो होता है RA/L का। मैं इस रो का मान यहां पर रखता हूं तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है, L/RA। तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा
ये जो ग्रीक नोटेशन होता है सिग्मा, और इन सिग्मा इक्वल टू हमारा आ गया एल अपान आर ए। तो सिग्मा इक्वल टू, मैं यहां पर इसकी पूरी वैल्यू रख दूं प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध को आपको हमेशा याद रखना है, प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये प्रतिरोध का सूत्र को आपको हमेशा याद रखना है। तो ये हमने एडॉप्ट करके हमने बनाया था, आर का जो वैल्यू आया था उसको हम लगा देते हैं। तो इसमें से ए और एल जो है कट जाते हैं, तो हमारा क्या आ गया एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, क्योंकि रो इक्वल टू इसका जस्ट उल्टा आया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी परिपथ की विद्युत चालकता किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जिस भी चालक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसकी चालकता भी क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात देखते हैं कि सिग्मा इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ मीन्स शांति काल। जब यहां पर ताप बढ़ता है तो शांति काल घट जाता है, अर्थात चालकता भी इसकी कम हो जाती है। तो चालक पदार्थ में ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता कम होती है, जबकि अन्य चीजों में जैसे अर्धचालक में क्या होता है, यहां पर टाउ का जो मान हो जाता है वो डायरेक्ट क्या हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है, तो ये भी बढ़ जाती है। अर्थात ये जस्ट अलग अलग विगत वर्षों में ये पेपर में आता है कि धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, चालक पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है ताप का। तो ताप का अलग अलग प्रभाव, तो ताप के प्रभाव को हमको याद करने के लिए किसको याद करना पड़ता है, ये श्रांति काल टाउ को, ये विश्राम काल कहलाता है, विश्राम काल, श्रांति काल, रेस्ट टाइम। तो इनको याद करते हुए हमको बताना पड़ता है कि इनके चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ताप का जो प्रभाव है सभी प्रकार के पदार्थों के लिए ताप का प्रभाव को आपके कोर्स पे है। तो चालक पदार्थों में, धातुओं में क्या हो गया कि यहां पर जैसे ही ताप बढ़ता है श्रांति काल कम हो जाता है, चालकता घट जाती है। अर्थात अर्धचालक में मैंने क्या कहा, अर्धचालक में चालकता बढ़ जाती है। यही कारण है कि हम जब ट्रांजिस्टर को चालू करते हैं बहुत देर हो जाता है तो वो अर्धचालक चालक की भांति काम करने लग जाते हैं। इस कारण से डिस्टॉर्शन है, नॉइस है, ये उनमें आने लगता है बहुत देर बाद। जबकि मिश्र धातु में, मिश्र धातु का प्रतिरोधकता क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा रहता है। तो मिश्र धातु में होता क्या है, ताप का जो प्रभाव होता है वो नगण्य हो जाता है। इसी कारण हम जानते हैं कि हमारे सारे एपरेटस जो होते हैं वो मिश्र धातु के बनाए होते हैं, क्योंकि उसका प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है। तो मिश्र धातुओं पर ताप का जो प्रभाव हम उसका अध्ययन करेंगे, तो वो अध्ययन क्या होता है, उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये इस तरह से होते हैं। इधर आप ताप ले रहे हैं और इधर हम उसकी चालकता के बीच में हम ग्राफ खींचते, तो ये जस्ट इस तरह से आता है। अर्थात हम देख रहे हैं कि ये ताप तो बढ़ रहा है लेकिन इसकी जो चालकता पर प्रभाव बहुत ही कम पड़ रहा है। तो हम ऑपरेटर्स में, क्योंकि हम बहुत देर तक उसका उपयोग करते हैं, तो ऑपरेटर्स में जो मिश्र धातु होता है उसमें ताप का प्रभाव कम होने के कारण हम मैंगनन, कॉन्स्टेंटन, है ना, इनका हम तारों का उपयोग करते हैं। तो ये प्रश्न भी हमसे पूछते हैं कि क्या मिश्र धातु पर ताप का प्रभाव क्या होता है, तो कम पड़ता है। क्यों, उनकी प्रतिरोधकता जो ज्यादा होती है, प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, तो उसकी हम उल्टा चालकता की बात हम कर लेते हैं। अगला हम देखना ये चाहते हैं कि ये प्रतिरोधों को हम पहचाने कैसे, कि इस प्रकार से हमारे पास सारी इनकी सिस्टम को हमने पढ़ लिया, तो हम कभी सर्किट में देखते हैं कि प्रतिरोध का मान नहीं होता। तो इस प्रतिरोध की पहचान के लिए जो उपकरण में लगा है उनके लिए हम एक विशेष प्रकार से कार्बन कलर कोड का व्याख्या हम करेंगे, जिसको शीर्षक देंगे कार्बन कलर कोड, है ना। तो अगला, विद्युत परिपथ में लगे कार्बन प्रतिरोध को, जो कि किसी विद्युत परिपथ में या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कार्बन प्रतिरोध लगा रहता है और उस प्रतिरोध के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मान अंकित नहीं होता। तो हम किसी परिपथ में कितने मान का प्रतिरोध को लगाते हैं, रेजिस्टेंस को लगाते हैं, इसको जानने के लिए हमको यहां पर कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, जिसको हम कहते हैं कार्बन कलर कोड,
के द्वारा उसको जाना जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं होता। तो बनावट क्या होता है इस कार्बन प्रतिरोध का बनावट, तो इनको बनाने के लिए यहां पर एक जो है कुचालक पदार्थ जो होता है, कुचालक पदार्थ, चीनी मिट्टी, प्लास्टिक का एक खोल हम तैयार करते हैं और उस खोल के अंदर कार्बन भर दिया जाता है और कार्बन भर देने के बाद इसके दोनों ओर दो चालक तार को निकाल दिया जाता है। इस तरह से प्रतिरोध का निर्माण किया जाता है और उस प्रतिरोध की विद्युत धारा के मार्ग में कितना रुकावट उत्पन्न कर रहा है इसकी जानकारी के लिए उसमें एक कलर कोड जोड़ा जाता है। तो हम मूल रूप से इस जो कार्बन कलर कोड जो प्रतिरोध होता है, जो परिपथ में लगा होता है, उसका डिजाइन कैसा होता है, उसका डिजाइन हम इस तरह से हम कर सकते हैं। यहां पर एक खोल है और इस खोल, ये इस तरह से एक खोल होता है। अब इस खोल के अंदर तो कार्बन भरा है, इसके अंदर क्या होता है, कार्बन, और इसके दोनों सिरों पर ये तार जो है निकली होती है। तो ये कार्बन का जो भरा हुआ ये दो सिरा हो जाता है, ये यहां से निकली होती है। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है, प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध जो बनता है जिसका मान हमको मान ज्ञात करना होता है, ज्ञात करना। तो इसमें दो प्रकार के हमको कार्बन प्रतिरोध मिलता है। एक कार्बन प्रतिरोध में आपको 4 रिंग मिलेगा, जैसा ये रिंग का नाम होगा ए, ये ग्रीन मान लो है तो इसका नाम हो जाएगा ए। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारे पास रिंग होगा, दूसरा कलर का होगा, मान लो इसको कहेंगे बी। इसी प्रकार का एक तीसरा रिंग भी पाया जाएगा, ये कहलाएगा सी। और एक हमारे पास चौथा यहां पर रिंग और मिलेगा, ये चौथा रिंग कहलाएगा डी। तो हमको सर्किट में इस तरह से 4 रिंग वाला ही संकेत आपको प्राप्त होगा किसी परिपथ में, या हमको दूसरी प्रकार से कार्बन प्रतिरोध जो मिलेगा उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ 3 रिंग प्राप्त होगा, सिर्फ 3 रिंग हमको दिखाई देगा। ये कार्बन प्रतिरोध है और इस कार्बन प्रतिरोध में 3 रिंग, पहला जो रिंग होगा वो एक कलर का रहेगा, ये ए कहलाएगा। दूसरा रिंग होगा जो बी कहलाएगा और एक तीसरा जो रिंग होगा वो सी कहलाएगा। और डी रिंग यहां पर गायब होता है, ये सी कहलाएगा, इसमें डी रिंग नहीं होता। तो इस प्रकार को हमको परिपथ में, किसी भी परिपथ में ये 2 ही जो है प्रकार का कार्बन प्रतिरोध मिलेगा, जो कि इन तरह से रंगों से आच्छादित होगा। तो इनको हम समझे कैसे, तो यहां पर हम देखते हैं कि इन रिंगों में प्रथम 2 रिंग जिसको मैं कहूंगा ए और बी, बाईं ओर से ये दोनों रिंग जो है सार्थक अंक को प्रकट करता है, सार्थक अंक। जैसे उदाहरण के रूप में मैं कहूं ए बराबर दहाई अंक और बी बराबर इकाई अंक को दर्शाता है। किसी भी प्रतिरोध का मान क्या होगा, उसके लिए ए और बी जो है दहाई अंक और इकाई अंक। इसी प्रकार से हमारा दूसरा भाग होता है, तीसरा जो रिंग होता है, तीसरा रिंग सी, ये जो है गुणांक को व्यक्त करता है। व्हाट इज द मल्टीपल, किसके गुणांक का, उदाहरण हम कहते हैं 10 के गुणांक का, गुना 10 का घात
C ये प्रकट करता है। इसी प्रकार से हमारे पास चौथा रिंग ये दर्शाता है, जिसको हम D कहते हैं, ये दर्शाता है प्रतिशत त्रुटि को, प्रतिशत त्रुटि। यानी यहां पर मैं कह सकता हूं प्लस माइनस जो भी त्रुटि होगा, 10 का होगा, 20 का होगा, किसका होगा, ये आपको दर्शाएगा। मान लो यहां पर मैं 10 का त्रुटि लिख देता हूं, 5 का त्रुटि लिख देता हूं, प्रतिशत त्रुटि सीमा को ये दर्शाता है। और जहां पर कलरलेस आपको मिल रहा है, एक 3 रिंग है, कलर नहीं है, कलरलेस है, ये भी आपको डी चौथा जो रिंग के रूप में ही प्रतिशत त्रुटि को दर्शाएगा, प्रतिशत त्रुटि। तो इसमें कलरलेस में 20% की प्रतिशत त्रुटि यहां पर पाई जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमको या तो 4 कलर वाले रिंग मिलेगा या तो 3 कलर वाले। 3 कलर में जो है चौथा रिंग प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी वो क्या हो गया, कलरलेस। तो उस कलरलेस के लिए 20% का ही होता है। तो अब हम एक कोई उदाहरण देखें, इन रंगों का हम मान, तो रंगों का कलर कोड कैसे, रंग है यहां पर, और इसका जो सार्थक अंक होगा वो क्या होगा, इनके बारे में देखते हैं। तो पहला हमारा ये कलर, इन जो रंग है, जो 4 रिंग यहां पर पाए जाते हैं, उनके रंग क्या हो सकते हैं। तो हम देखते हैं, पहला रिंग आपका ब्लू भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। बी वाले भी आपको इस प्रकार से कई रंग होते हैं, जिसमें हम इन रंगों को एक आंकिक मान दिए हुए हैं। तो पहला हम देखते हैं, पहला रंग होता है ब्लैक, जिसको हमने सार्थक अंक दिया हुआ है 0। दूसरा होता है ब्राउन, जिसको हमने दिया हुआ है 1, लाल 2, ऑरेंज जो है 3, येलो रंग का होगा तो 4, ग्रीन रंग का होगा तो 5, ब्लू का होगा 6, वायलेट होगा तो 7, और ग्रे होगा तो 8, और व्हाइट होगा तो 9। तो इस तरह से हम जो है इन वृत्तों को, ये जो वलय जो होता है, इनके कलर देखकर हम इनके अंकों को पहचान लेते हैं। उदाहरण के रूप में हमको यदि कहा जाए कि हमारा मान लो ए रंग है हरा और बी रंग है पीला, तो इसका सार्थक अंक क्या होगा। तो हम अभी अभी आपको बता चुके हैं कि ए क्या बनता है, दहाई अंक, और बी क्या बन जाता है, इकाई। तो बी जो पीला है वो इकाई अंक बनेगा, और पीला रंग का मान कितना होता है, 4। इसी तरह से ए हरा है वो दहाई अंक बनेगा, हरे रंग का यहां पर हरे का कितना है, 5। तो ये इसका मान सार्थक अंक क्या हो गया। मान लो प्रथम 2 रिंग जो है, पहला जो रिंग हो रहा है हरा है और दूसरा रिंग जो है पीला है, तो उसका मान कितना हो गया, 54। तो इस प्रकार से हम तीसरा रंग, तो हमको ये जानना है कि ये रंगों की कोड को हमने जो जाना, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट, इनको हमको याद करके रखना है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, जिसको कहते हैं बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। तो हम इसको एक कोड में पिरो लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यहां पर हम इनको कोड में पिरोकर इसको बना लेते हैं, जिसका हम एक संकेत भाषा में बनाते हैं। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये हमारे पास संकेत आ जाते हैं। तो इसको हम कैसे समझे हैं, इसमें यहां पर हम समझते हैं, ये बी फार होता है ब्लैक, ये बी फार होता है ब्राउन, ये आर फार हो जाता है रेड, ओ फार हो जाता है ऑरेंज, वाई फार हो गया येलो, और ये जी फार हो गया ग्रीन, और ये ब्लैक बी फार हो जाएगा, ग्रीन के बाद आपको ब्लू, और उसके बाद वी का अर्थ होता है वायलेट, और उसके बाद ये गुड में जी है, उसका अर्थ होता है ग्रे,
और W का अर्थ होता है व्हाइट। तो हम इन रंगों को याद करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला क्या हो गया, बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड व्हाइट। जो भी सीखे हैं इसमें हमने देखा कि सार्थक अंक जो आ रहा है, सार्थक अंक के साथ हमको यहां पर और दूसरा क्या लेना था, गुणांक और प्रतिशत त्रुटि। तो हम इसको किस रूप में समझेंगे, गणित लेकर समझेंगे। तो हम अगला वीडियो में इसको गणितीय रूप में हल करेंगे। आप लोग सभी हमारा वीडियो को